स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे किरचॉफ के वोल्टता नियम और धारा नियम के विषय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं किरचॉफ के लॉ से। किरचॉफ लॉ। तो दोस्तों, जो किरचॉफ महोदय थे उन्होंने दो नियम दिए थे, जिनको बोला जाता है एक तो धारा का नियम, जिसको बोला जाता है केसीएल लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसी को बोला जाता है जंक्शन रूल। इसको क्या बोला जाता है? जंक्शन रूल। और दूसरा जो नियम इन्होंने दिया था वो दिया था केवीएल का। केवीएल को बोला जाता है वोल्टेज लॉ, या फिर इस केवीएल को ही बोला जाता है मैश या लूप रूल। आप ध्यान रखना, मैश या लूप रूल। मैश और लूप होता क्या है वो आगे जब हम इस नियम को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, मैश और लूप रूल। तो किरचॉफ के दो नियम हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, क्योंकि जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो डीजीटी के आईटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ उतना ही लेवल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें भी गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो दो नियम पहले आपको याद रखने हैं। पहले को बोला जाता है केसीएल या जंक्शन रूल, और दूसरे को बोला जाता है केवीएल या मैश लूप रूल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ किरचॉफ के प्रथम नियम के विषय में, जो कि होता है किरचॉफ का करंट लॉ, या जिसको बोला जाता है जंक्शन रूल। तो ये देखो क्या होता है नियम दोस्तों, मैं आपको बताता हूं बहुत ही सिंपल भाषा में। सिर्फ इतना याद रखना आप कि कोई संधि बिंदु ले लो आप। जैसे मैंने ये एक संधि बिंदु ले लिया। इस संधि बिंदु पर मान लो अलग अलग दिशाओं से धाराएं आ रही है। जैसे ये अलग अलग दिशाएं होगी। तो अब देखो क्या होता है, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, वो बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। कि ये जो बीच वाला पॉइंट है, इस बीच वाले पॉइंट को आप ये समझो कि ये एक नोड है। संधि बिंदु को नोड भी बोला जाता है। तो इस नोड पे मैंने मान लिया यहां से कोई धारा अंदर आ रही है, यहां से कोई धारा अंदर आ रही है, इधर से मान लेते हैं हम कोई धारा अंदर आ रही है, इधर से भी एक धारा अंदर आ रही है, और इधर से ये दो धाराएं जो है वो बाहर जा रही है। तो इसको मैंने मान लिया I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इधर वाले को I5 मान लेते हैं हम, इधर वाले को I6 मान लेते हैं। तो अब देखो नियम के अनुसार क्या होता है कि जो ये नोड है, इस नोड पे अभी हम इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि इस नोड पे कौन कौन सी धाराएं आ रही है। I1, I2, I3 और I4। ये चारों धाराएं क्या होगी? I5 और I6 के बराबर होगी। बराबर क्यों होती है उस कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उतनी ज्यादा गहराई हो जाएगी। बस आप ये याद रखो कि एक लॉ होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक नियम होता है, उसके अनुसार ये सब होता है। तो उसमें क्या होगा, यदि हम इसको समीकरण में लिखें तो यहां मैं लिख सकता हूं I1 प्लस, ध्यान रखना जो संधि बिंदु की तरफ धारा आती है उसको प्लस में, और जो बाहर निकलती है उसको माइनस में दर्शाती। तो I1 I2 प्लस I3 प्लस I4, ये चार धाराएं हमारी इसकी आ रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो I5 माइनस I6 बराबर किसके होगा? 0 के। तो नियम यही कहता है कि सिग्मा इनकमिंग बराबर किसके होगा? सिग्मा आउटगोइंग के, यानी कि जो धारा आ रही है वही धारा वापस निकल जाएगी। तो अगर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 बराबर किसके हो जाएगी? I5 और I6 के। बस ये आपको ध्यान रखना है कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली जितनी धाराएं होती है उनका बीजगणितीय योग अगर हम निकालेंगे तो वो शून्य प्राप्त होगा। मान लिया I1, I2, I3, I4 से 2-2 एम्पियर की धारा आ रही है। तो अब देखो क्या होगा कि ये जरूरी नहीं होता कि I5 में फिर ये I5 और I6 में ये बराबर बंटेगी, नहीं, ये अभी जब हम सवाल करेंगे तो उसमें ये सिद्ध हो जाएगा। लेकिन ये होता है कि अगर 8 एम्पियर की धारा इस संधि बिंदु पर आ रही है तो 8 एम्पियर की धारा I5 और I6 से बाहर भी निकलेगी। ये जो कहलाता है वो केसीएल रूल कहलाता है। सॉरी, जितना जंक्शन पर चार्ज आएगा उतना ही चार्ज वापस निकल जाएगा। तो देखते हैं कुछ उदाहरणों के द्वारा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा हमें ये, जो सवाल पीछे परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।
उनमें से कुछ उदाहरण लेते हैं हम। चलिए देखते हैं। तो देखो दोस्तों, अभी आपको ये समझ में आएगा। मैंने एक उदाहरण लिया है आपके सामने। इस चित्र को आप ध्यान से देखो। इस तरीके का चित्र आपको एग्जाम में हो सकता है वो दे दे। तो इसमें वो आपसे क्या पूछेगा, जहां मैंने ये पॉइंट लिखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, वो आपको इस तरीके से एक चित्र बना करके दे देगा। चित्र के अंदर 2-3 दिशाओं से धाराएं आती हुई दिखा देगा और उसके बाद में आपको उस दिशा में धारा पूछ लेगा। मान लिया हमारा ये कोई बी बिंदु है, इस बी बिंदु पर मैं आपसे धारा का मान पूछूं, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे अपन, देख दो अभी नियम के अकॉर्डिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। तो देखो दोस्तों, यहां से जो ये 20 एम्पियर की धारा यहां तक चलेगी वो इस संधि बिंदु तक पहुंचेगी। उसके बाद एक तो इस दिशा में जाएगी और दूसरी जो है वो इस दिशा में जा रही है। तो यहां तक पूरी हमारी कितनी पहुंची, 20 एम्पियर की धारा पहुंची। तो अगर मैं बात करूं उस रूल के अकॉर्डिंग, अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा, 20 एम्पियर की धारा आई, उसमें से 6 एम्पियर नीचे चली गई, तो आगे कितनी जाएगी। मान लिया आगे हमारी कोई XYZ कुछ भी मान लो आप, X धारा आगे चली गई, बराबर किसके रखना है, 0 के। यही तो था हमारा रूल। अब देखो, अगर x का मान हम ज्ञात करेंगे तो x बराबर आ जाएगा कितना, 14। तो अब हमें पता चल गया कि यहां पर जो धारा आई है वो उसका मान कितना होगा, 14 एम्पियर का। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां से आगे बढ़ करके इस बिंदु तक पहुंच चुके हैं। यहां तक, यहां आपको पता चल रहा होगा, देखो 2 धाराएं आ रही है, एक तो ये 5 एम्पियर वाली धारा और एक ये 14 एम्पियर, दोनों यहां आकर के मिल रही है। तो 14 और 5, इस संधि बिंदु पर कितनी धारा आएगी, 19 एम्पियर की। यहां कितनी धारा पहुंचेगी, सेम वही रूल, 19 एम्पियर की। अब देखो गलती कर देते हैं, यहां पर हम ज्यादा उत्सुकता में क्या करते हैं, यहीं से सीधा सवाल को 19 एम्पियर आंसर कर देंगे हम इसका। लेकिन ध्यान रखना है, इसके ऑपोजिट में देखो आप, यहां 6 एम्पियर की धारा आ रही है, इधर आप ध्यान देना, इधर से देखो एक 6 एम्पियर की ये धारा चली और यहां इस नोड तक पहुंची। इस नोड से उसने क्या किया, 4 एम्पियर की धारा तो नीचे की तरफ बह रही है, तो इधर भी तो कुछ ना कुछ धारा आई होगी ना दोस्तों। यहां इस पर भी तो कुछ ना कुछ धारा का मान रहा होगा, क्योंकि 6 की 6 थोड़ी नीचे चली गई। तो इस धारा को क्या बोलेंगे हम, 2 एम्पियर की धारा, क्योंकि 6 में से 4 नीचे चली गई, तो बची कितनी, यहां कितनी बचेगी, 2 एम्पियर की धारा बचेगी। तो अब क्या होगा, 19 एम्पियर ये हो गया और 2 एम्पियर ये। तो बी बिंदु पर धारा का मान अगर आपसे पूछ ले तो कितना होगा, 21 एम्पियर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए और उदाहरण लेते हैं इसी प्रकार के। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे उदाहरण की। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, सामान्य तौर पर ये वाले प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूं, ये जो I क्वेश्चन मार्क धारा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी ये वाली जो धारा, यहाँ उस धारा का मान क्या होगा, तो इसको अपन कैसे काउंट करेंगे। तो देखो दोस्तों, सीधे समझते चलना आप, यहाँ से ये 2 एम्पियर की एक धारा आई इस संधि बिंदु तक, और यहाँ से एक 4 एम्पियर की धारा भी इसी संधि बिंदु पर पहुंच रही है। तो यहाँ तक कुल धारा को जो पहुंची वो कितनी हो गई, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर संधि बिंदु यहाँ तक जो धारा पहुंची है ये वाली, वो 6 एम्पियर की धारा पहुंची। तो 6 एम्पियर में से आगे जैसे आप बढ़ोगे, यहाँ आगे आप बढ़े, तो आगे बढ़ने पर देखो 1 एम्पियर की धारा इधर चली गई और 1 एम्पियर की इधर चली गई। तो मतलब इस नोड से, यहाँ वाले नोड से धाराएं 2 भागों में बंट गई। तो 6 में से 2 एम्पियर की धारा आपकी आगे चली गई, तो आगे कितनी बची, 6 में से 2 गया, 4 एम्पियर की धारा जो है वो यहाँ आगे इस बिंदु पर फॉरवर्ड हुई है। तो यहाँ से अब देखो, आपसे पूछा नीचे वाली धारा का मान, तो 4 में से 3 तो ऊपर चली गई, तो बची कितनी, 1 एम्पियर। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 1 एम्पियर। चलिए एक उदाहरण और ले लेते हैं लास्ट। तो दोस्तों, इस उदाहरण में जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो 2 लूप बन रहे हैं, एक तो ये वाला इधर वाला और एक ये इधर वाला। तो अब अगर इसमें आपसे धारा का मान पूछ लिया जाए, तो इसमें आप धारा का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, केसीएल लॉ का यूज करके, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले हमें परिपथ को आप ध्यानपूर्वक देखें। जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने 10 वोल्ट सप्लाई यूज की है, यहाँ पर मैंने 30 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 14 वोल्ट है, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम शुरू कर दें, कहीं से भी कर लो आप,
यहाँ मैंने मान लिया कि पोटेंशियल का मान क्या है, 0। इस बिंदु पर जो F बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस पर पोटेंशियल का मान मैंने 0 मान लिया। तो 0 मानने पर अब देखो, जब हम F से A की तरफ बढ़ेंगे और F से E की तरफ बढ़ेंगे तो दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी जो युक्ति है वो नहीं लगी हुई। तो अब इसमें क्या होगा, यदि यहाँ हम 0 मान रहे हैं तो क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो A बिंदु पर पोटेंशियल का मान होगा वो कितना होगा, वो भी बेसिक सी बात है 0 होगा। और अगर हम E बिंदु की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान क्या होगा, वो भी 0 ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले यहाँ हमने 0 मान लिया, और 0 ही होगा क्योंकि नीचे माइनस में, ऊपर प्लस 30 माइनस 30 तो 0 यहाँ अगर 0 है तो यहाँ भी 0 होगा और यहाँ भी 0 होगा। अब बात करते हैं हम जो धारा पीछे हमने सूत्र पढ़े थे ना, I बराबर क्या होता है, V बटा R की। तो अब देखो यहाँ पर हमारा 0 है तो यहाँ B बिंदु पर कितना होगा, प्लस का 10 वोल्ट होगा, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ मैंने अगर F पे कितना माना है, 0, तो यहाँ बीच में यहाँ नहीं पहुँच सकते। अब हम देखो यहाँ मैंने 0 माना है तो यहाँ 30 नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकता, क्योंकि बीच में इस 2 ओम के प्रतिरोध के कारण यहाँ भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि समान पोटेंशियल वहीं पर होता है जहाँ बीच में उनके कोई युक्ति नहीं लगी होती। तो अब देखो यहाँ पर 2 एम्पियर का ये 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस कारण क्या होगा, हम इस 2 ओम से पहले कोई बिंदु ले लेते हैं। मान लिया हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया, ये वाला, ये यहाँ एक बिंदु बना लिया हमने। अब आप कह सकते हो इसको कुछ नाम दे देते हैं हम, जैसे EFG नाम दे दो इस बिंदु को। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि G बिंदु तक जो पोटेंशियल है वो 30 वोल्ट है, प्लस का 30 वोल्ट है G बिंदु तक। इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमें शून्य मान लिया हमने नीचे के A, F और E पे पोटेंशियल, B बिंदु पे पोटेंशियल क्योंकि नीचे शून्य है तो ऊपर जाहिर सी बात है यहाँ पर प्लस 10 वोल्ट होगा। यहाँ पर C पर हमने अभी नहीं बता सकते क्योंकि बीच में एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो G बिंदु बना करके हमने यहाँ तक पोटेंशियल प्लस 30 वोल्ट होगा। और यहाँ अगर D पे हम चलेंगे तो नीचे देखो बैटरी का टर्मिनल प्लस का नीचे है, तो ऊपर यहाँ क्या होगा, माइनस का 14 वोल्ट सप्लाई होगी। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई आपको। अब हम चलते हैं ओम के नियम पे। ओम का नियम मैंने आपको बताया था कि किसी में से अगर हमें धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर क्या लेते हैं हम, अगर आपको याद है तो I बराबर मैंने आपको बताया था V बटा R होता है। इतनी बात क्लियर आपके। अब देखो हम बात करते हैं इस पहले लूप की, ये वाला जो पहला आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसमें बात करते हैं। तो मैं 1 ओम का ये जो प्रतिरोध है, इस 1 ओम के प्रतिरोध पर अगर हमें धारा ज्ञात करनी है तो यहाँ मैंने आपको बताया प्लस 10 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ अभी हमें पता नहीं है तो हम कुछ भी मान लो, आप उसको X मान लो, Y मान लो, Z मान लो। मान लिया यहाँ पर हमने कोई V वोल्ट की सप्लाई है, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगी इस 1 ओम के प्रतिरोध पर, इस 1 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज होगी 10 माइनस, यहाँ C पे हमने माना V, तो वोल्टेज बटा प्रतिरोध, धारा का सूत्र क्या होता है, वोल्टेज बटा प्रतिरोध। तो 10 में से V घटाया हमने और बटे 1, तो 1 ओम के प्रतिरोध पर धारा हमें मिल जाएगी। प्लस आगे बढ़ते हैं, आगे देखो बीच वाली लाइन में 30 वोल्ट सप्लाई G बिंदु तक, उसके बाद आगे हमें नहीं पता, C बिंदु तक हमने अभी V माना, तो 30 में से हम क्या करेंगे, V को घटा देंगे तो हमें जो बीच वाला प्रतिरोध है उसकी वोल्टेज मिल जाएगी। तो 30 माइनस V बटा 2 कर दिया हमने, बराबर किसके है, यहाँ ये धाराएं देखो इधर आ रही है और इधर भी आ रही है, लास्ट वाले लूप से धारा बाहर निकलेगी, बराबर रख देंगे किसके, यहाँ 14 वोल्ट हो गया प्लस का, तो V ये C बिंदु पर V और D पे प्लस 14, V प्लस 14 बटे में कितना होगा, 2 ओम का प्रतिरोध है तो 2 ओम हो गया। ध्यान से देख लो एक बार फिर से कि जो I बराबर होता है वो V बटा R होता है। तो अगर हमें इस प्रतिरोध पर अगर मैं बात करूँ 1 ओम के प्रतिरोध पर, यहाँ अगर हमें धारा ज्ञात करनी है तो वोल्टेज चाहिए होगी, वोल्टेज ये तो है नहीं यहाँ से यहाँ तक 10 वोल्ट है, कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर भी होगी, तो हमने 10 में से यहाँ वोल्टेज V मान ली, 10 में से V घटा देंगे, जो वोल्टेज होगी वो इस प्रतिरोध की वोल्टेज होगी। फिर बीच वाली लाइन की बात करें अगर हम, तो 30 में से मैंने इस V को घटा दूंगा तो इस 2 ओम के प्रतिरोध की वोल्टेज आ जाएगी। और अगर हम बात करें आगे वाले पे तो V ये 14 वोल्ट होगी, तो V प्लस 14 कर देंगे तो हम इस प्रतिरोध पर जो वोल्टेज है वो प्राप्त हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको हल कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा हमें,
दो एलसीएम ले लिया इसका, तो समीकरण को जब हम हल करेंगे तो क्या बन जाएगी, 20 माइनस वी प्लस 30 माइनस वी बराबर किसके हो जाएगा, v प्लस 14 के। यहाँ तक बात समझ में आई। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेकर के जब इसको हल करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 माइनस वी, यहाँ 2 से 2 कट गया, 30 माइनस वी बराबर आ जाएगा 2 से 2 कट गया v प्लस 14 के। ठीक है, अब देखो, अब इनको हल करेंगे, ये एक 30 का और ये 20 का, 30 और 20 50, पक्षांतरण कर लेंगे इनको। पक्षांतरण करना आपको आता होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ। तो पक्षांतरण करने पे क्या होगा, देखो पक्षांतरण करने पे यहाँ देखो 20 माइनस वी लिख दिया है गलती से, 20 माइनस 2v होगा, क्योंकि यहाँ v नहीं होगा, एलसीएम 2 आया हमारा, तो 2 गुना v करेंगे तो 20 माइनस 2v होगा। करेक्शन कर लेना आप, 20 माइनस 2v प्लस 30 माइनस v बराबर v प्लस 14 के। ठीक है, तो अब इनका पक्षांतरण कर लेते हैं हम। ये 30 और 20 50, उधर वाला 14 जो है वो इधर आ जाएगा, 50 में से कितने के 14 बराबर किसके हो जाएगा, 1 2v ये माइनस का, 1 2v ये माइनस का, 3v माइनस के 3v जब उधर जाएंगे तो प्लस के 3v में बदल जाएंगे, तो 3v ये हो गया और एक इधर वाला भी हो गया, 3v प्लस इधर जो v था वो बराबर हो जाएगा 4v के। तो 36 बराबर किसके हो गया, 4v के। तो v बराबर किसके हो जाएगा, 36 बटा 4 बराबर आंसर आ जाएगा हमारा 9। अब देखो उत्तर नहीं आया अभी, ये 9 वोल्ट यहाँ पर होगी वोल्टेज। अभी हमने यहाँ की वोल्टेज को ज्ञात कर लिया है कि सी बिंदु पर जो वोल्टेज का मान होगा वो कितने वोल्ट होगा। इस सी बिंदु पर वोल्टेज का मान होगा 9 वोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो प्रतिरोध होता है उसमें धारा का मान होता है V बटा R। हमने अलग अलग वोल्टेज यहाँ इस बिंदु पर V वोल्टेज मान ली, 10 में से V घटाया मैंने तो यहाँ की वोल्टेज आ जाएगी। 30 में से जब मैं V घटाऊंगा तो इस प्रतिरोध की वोल्टेज आ जाएगी, और 14 में से जब मैं V जोड़ दूंगा तो इस प्रतिरोध की वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने इनको एलसीएम लेकर के हल किया। 20 माइनस 2v है, ये पहले गलती से एक भी लिख दिया था, प्लस 30 माइनस v बराबर हो जाएगा v प्लस 14 के। जब पक्षांतरण करेंगे तो 50 में से 14 चले गए, 36 बचा, ये 2v और एक माइनस का v 3v प्लस इधर का एक v जोड़ करके 4v हो गया। 36 बराबर 4v के, तो v बराबर किसके होगा, 36/4। आंसर हमारा आएगा 9 वोल्ट। अब देखो हमारा सवाल जो है वो 90% सॉल्व कर लिया हमने। सी बिंदु पर वोल्टेज का मान कितना हो गया, 9 वोल्ट। अब देखो, अब हम सभी धाराएं ज्ञात कर लेंगे। बात करते हैं 1 ओम के प्रतिरोध की। तो यहाँ पर वोल्टेज का मान कितना है, 9 वोल्ट। यहाँ से गई 10 वोल्ट, तो इसके ऊपर कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 ओम के प्रतिरोध पर वोल्टेज कितनी ड्रॉप हो रही है। 1 ओम के प्रतिरोध पर अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो क्या होगी, जो 1 ओम का प्रतिरोध है तो वो V बराबर क्या होता है, पीछे सूत्र बताया था मैंने आपको, V बराबर I गुणा R। तो I जब हम ज्ञात करेंगे इसमें तो I क्या होगी, I बराबर V बटा R। जब यहाँ इस बिंदु पर वोल्टेज का मान C पर 9 वोल्ट है, तो जो 1 ओम का प्रतिरोध है उसका मतलब उसने 1 वोल्ट लिया होगा। तो 1 ओम के प्रतिरोध पर जब हम I का मान ज्ञात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 वोल्ट थी, यहाँ 1 ओम का प्रतिरोध था, धारा का मान क्या आ गया, 1 एम्पियर। यहाँ से कोई 1 एम्पियर की धारा जो है वो चली थी आगे। ठीक है, वो 1 एम्पियर की धारा कहाँ पहुंची, सी बिंदु तक। अब देखो बात करते हैं इस मिडिल वाले की। यहाँ की धारा हमने ज्ञात कर लिया 1 ओम वाले की, कितनी आई, 1 एम्पियर। इस सी बिंदु की बात करते हैं अब हमारे पास में यहाँ की वोल्टेज भी पता चल गई हमें, कितनी, 9 वोल्ट। और जो ये वोल्टेज हमने अप्लाइड की थी वो थी 30 वोल्ट। तो यहाँ की जब हम धारा ज्ञात करेंगे तो 30 में से 9 वोल्ट गई, इस प्रतिरोध पर कितनी वोल्टेज थी, 30 में से 9 गया 21 बटा 2। कौन से प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ मैं, जो F और C के बीच में जुड़ा हुआ है। यहाँ की धारा जब हम ज्ञात करेंगे V बटा R, V 21 क्यों लिया, क्योंकि 30 वोल्ट यहाँ है और 9 वोल्ट यहाँ है। तो इनमें जो बीच में जो ड्रॉप हुआ है वो कितना है, 21 वोल्ट का, वो इस 2 ओम के प्रतिरोध पे हुआ। तो धारा का मान क्या आ जाएगा, 10.5 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो ये धारा क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ चलती है तो इधर जाएगी ये धारा। ठीक है, 10.5 एम्पियर की धारा यहाँ से भी निकली, 1 एम्पियर की धारा इधर से गई, तो कुल धारा कितनी हो गई, 11.5 एम्पियर। अब देखो हमारा सवाल को हम प्रूव भी कर देंगे कि 11.5 एम्पियर हुई है कि नहीं हुई। कैसे, देखो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सी और डी के बीच के प्रतिरोध की। तो मैंने आपको बताया था
कि सी पर जो प्रतिरोध है वो कितना है, 9 वोल्ट। और अगर बात करें हम डी पर सॉरी प्रतिरोध नहीं, सी पर जो वोल्टेज मैंने आपको बताई वो 9 वोल्ट। और बात करें अगर डी की, तो डी पर जो वोल्टेज है वो -14 वोल्ट। तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, 14 और प्लस 9 वोल्ट। जो सी बिंदु से डी बिंदु के बीच प्रतिरोध है उस पर जो कुल वोल्टेज होगी वो होगी 14 प्लस 9 वोल्ट, कितनी हो जाएगी, 23 वोल्ट। 23 वोल्ट होगी। तो इस सी बिंदु के जो प्रतिरोध है 2 ओम वाला, उस पर धारा का मान क्या हो जाएगा, 23/2, 11 दूनी 22 और 1 11.5 एम्पियर। तो देखा दोस्तों, प्रूव होगी ये चीज कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली और जाने वाली, इस संधि बिंदु पर 2 धाराएं आई थी सी पर और 1 धारा निकली थी यहाँ। तो उस संधि बिंदु पर किसी पर आने वाली और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो 0 होता है। इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आएंगे। और पहली बात मेरी सलाह तो यही है कि अगर आप इन्हें स्किप भी करो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो कहीं नहीं देखा कि इतने ज़्यादा सवाल पूछे जाते हो। हाँ, ये हो सकता है कि सवाल वही पूछा जाएगा जो 30 से 40 सेकंड में आप हल कर पाओ। तो शुरू के जो 2 उदाहरण मैंने आपको बताए थे वो आप 1-2 उदाहरण और आप स्वयं करके देखना। बाकी ये उदाहरण हमने प्रूव करने के लिए, चेक करने के लिए किया है कि क्या वास्तव में जो परिपथ होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। ITI लेवल के लिए ये सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। एक बार फिर से यही कहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इसका लाभ पहुँच सके। थैंक यू।